आज बेटे जो हम नेक्स्ट नर्वस जो सिस्टम लेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी मीन्स श्वास क्रिया। तो श्वास क्रिया का हमारे शरीर में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यही एक सिस्टम है जिसके तरफ से हमारे ब्लड में प्यूरिफिकेशन होता है गैसेस का। तो जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ये तो कहेंगे कि मैडम हम सबको पता है हम नाक से सांस लेते हैं, किसी वजह से हमें जुकाम हो जाता है, नाक के नॉस्ट्रिल्स दोनों बंद हो जाते हैं तो सांस लेने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, फिर हम मुंह खोल के सांस लेते हैं माउथ के रास्ते से। पर हमेशा ये बेटर रहता है जो हम सांस लें नाक के रास्ते से लेना चाहिए। वो किस लिए कि नाक के अंदर अभी सभी को मालूम है छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। आप कहेंगे मैडम ये म्यूकस ग्लैंड का क्या मतलब है? जैसे हमारा नाक बहता है तो चिपचिपा लिक्विड हमारे नोज में से निकलता है, वो जो चिपचिपा मटेरियल है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। पर अगर ज्यादा हो तो उसको हम जुकाम कहते हैं या फिर एयर की एंट्री नहीं हो पाती। तो जो नाक के अंदर बेटे हेयर होते हैं वो हमारी हवा को छान के अंदर भेजते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी धुएं वाली जगह पे हों तो देखते हैं कि उसके बाद अगर हमें छींक आती है या हम नाक साफ करते हैं, अपना नोज साफ करते हैं, तो उसमें ब्लैक ब्लैक जो धुएं के कण थे वो निकल के आते हैं। इसी तरह जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो उसमें लुब्रिकेशन का काम करती हैं, मतलब चिकनाहट का काम करती हैं, और जो खुश्क हवा भी हो तो उसको नमी देती है। तो ये हमारा समझना, जो नाक है हमारी आंखों के नीचे होता है और सामने इसके दो ओपनिंग्स हैं, तो इसको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। दो ओपनिंग्स हैं, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में। पर ये दोनों ओपनिंग्स के बीच में एक दीवार होती है जिसको ये दोनों को अलग करती है सेप्टम। और अगर किसी वजह से, ये मैं आपको किस लिए बेटे बता रही हूँ, कई लोग कहते हैं कि हमारा नाक बंद होता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, तो उसमें क्या होता है जो अंदर की नाक की हड्डी है जिसको हम पार्टीशन या सेप्टम बोलते हैं वो टेढ़ी हो जाती है किसी वजह से। तो अगर कोई दो रास्ते हों और एक की दीवार खिसक के दूसरी तरफ चली जाए तो वो रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि दीवार जो है मुड़ गई है और दूसरे के रास्ते को बंद कर रही है। तो इसको जो नाक वाले डॉक्टर देखते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, जो नाक वाले डॉक्टर होते हैं उनको हम ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं, ईयर नोज और थ्रोट। तो ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके डॉक्टर एक होते हैं क्योंकि इन तीनों का कनेक्शन एक है, तो हम इसीलिए इसको ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं। और ये जो नाक का रास्ता है आगे जाके हमारे माउथ में खुलता है, और नाक माउथ में से फिर एक और नली है जो अगर आप गर्दन के सामने अपना हाथ रखो तो आपको छल्ले छल्ले से पता चलते हैं, कड़ियां कड़ियां से। तो ये हमारी विंड पाइप होती है, यानी सांस की नली है। तो अपने अपने नाक, इसके नीचे गर्दन पे हाथ रखो, चिन के नीचे गर्दन पे के पास, तो आप महसूस करो जैसे कि आपकी रसोई में सिंक के नीचे पाइप लगी होती है, उसमें भी छल्ले छल्ले होते हैं। तो इसी तरह ये हमारी जो विंड पाइप है बेटे, इसके में भी छल्ले छल्ले होते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप, लेकिन डॉक्टरी भाषा में इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। तो अगर आप इस अजय जी पिक्चर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स की या ट्रेकिया की दिखा सको तो बच्चों को समझने में शायद। हाँ मैं दिखा देता हूँ लंग्स की पिक्चर। हाँ, लंग्स के ऊपर की ट्रेकिया, हाँ लंग्स की, उसके साथ ही वो सांस की नली की भी दिखाते हैं, वो एक ही पिक्चर होती है। तो आप सभी बच्चे बेटे ये कहेंगे कि हम जब खाना जो खाते हैं वो भी माउथ में खाते हैं और सांस की नली का सुराख भी माउथ में है। तो पिछली क्लास में मैंने यही बताया था, जब हम खाना खाते हैं और निगलते हैं तो खाना जो है फूड पाइप में जाता है, ट्रेकिया में नहीं जाता, विंड पाइप में, क्योंकि उसके ऊपर एक ढक्कन सा आ जाता है जिससे जो निवाला हमने लिया है भोजन का वो सीधा हमारी फूड पाइप में जाता है। पर अगर हमारा ध्यान कहीं और हो और हम बातें करते जाते हैं तो कई बार खाने का एक छोटा सा तिनका हमारी इस पाइप में भी चला जाता है, सांस की नली पे। जब हमें बहुत तेज खांसी आती है
तो हम कहते हैं ना फंदा लग गया। अब ना सभी स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें जो हमारी फूड पाइप के, तो इसका मतलब हमारी फूड पाइप के सामने होती है सांस की नली। ये बेटे हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे जाके जब मैं आपको बताऊंगी कि कोई मरीज है खाना निगल नहीं सकता, तो हम पाइप से, जिसको राइल्स ट्यूब कहते हैं, नाक के रास्ते डालते हैं और भोजन खिलाते हैं। तो उस समय हमें ये पता चलेगा माउथ में जो हमने नली डाली है वो हमने भोजन की पाइप में डालनी है, ना कि सांस की नली में। तो अभी आपको ये फोटोग्राफ बहुत क्लियर नजर आ रही है बेटा। तो इस फोटोग्राफ में ये जो कड़ियां कड़ियां हैं, ये जो हमारी सांस की नली है, ये नीचे लंबी जाके जहां हमारे कंधे के दोनों तरफ हड्डी है, जिसको हम क्लेविकल कहते हैं, या हंसली की हड्डी, खड्डा सा है दोनों तरफ, गले में बिल्कुल सेंटर में देखो एक खड्डा सा बना है, यहाँ जाके ये सांस की नली दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो जैसे एक पतली नली आई, वो दो भागों में डिवाइड हो गई। ये दो भागों में किस लिए डिवाइड हो रही है? एक पाइप हमारी सीधे हाथ के फेफड़े में जाएगी और दूसरी पाइप हमारी लेफ्ट साइड के फेफड़े में जाएगी। समझ आ गया बेटे? तो जो हम नाक से सांस लेंगे, पहले वो हवा हमारे माउथ में जाएगी, माउथ से फिर विंड पाइप में जाएगी, और विंड पाइप आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक राइट साइड के फेफड़े के लिए और एक लेफ्ट साइड के फेफड़े। समझ आ गया? ये तो हमारी ब्रांचेस हुई। और जो राइट साइड की है और लेफ्ट साइड की जो हमारी सांस की नलियां हैं, जब ये फेफड़े के अंदर एंटर करेंगी तो फिर ये तीन भागों में डिवाइड हो जाएंगी। वो किस लिए? कि हवा जो है पूरे फेफड़े में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो जो तीन में हुई, तो एक ऊपर के फेफड़े में चली जाएगी, एक मिडल के फेफड़े में चली जाएगी यानी बीच के फेफड़े में, और तीसरी जो है लोअर फेफड़े में। जो फेफड़े का अगर हम तीन भाग में उसको इमेजिन करके डिवाइड करें, तो एक जो पाइप है ऊपर वाले फेफड़े को हवा देगी, एक मिडल को देगी, एक लोअर को देगी। ये बेटे जो पाइपें हैं, ये आगे जाके कई भागों में डिवाइड हो जाती हैं, छोटी छोटी पाइपें बन के। अगर मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाना चाहूँ, तो बेटे ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। तो अंगूर के गुच्छे में क्या होता है? एक बड़ी टहनी होती है, वो टहनी फिर आगे जाके कई टहनियों में डिवाइड हो जाती है, और हर टहनी के साथ आगे अंगूर लगा होता है। ठीक है ना? तो आप कहेंगे मैडम ये हमारी छाती में आपने पाइपें तो बताई, तो अंगूर इसमें क्या चीज है? तो अब हम फेफड़े की बात करें। तो हमारी फेफड़े कहाँ होते हैं? छाती में होते हैं, मतलब चेस्ट में। जो हमने पढ़ा था डायाफ्राम, ऊपर वाले को थॉरेक्स कहते हैं या चेस्ट, और नीचे वाले को एब्डोमेन कहते हैं। तो ये जो फेफड़े हमारे लंग्स हैं, ये हमारे चेस्ट में होते हैं यानी थॉरेक्स में होते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। और क्योंकि ये बहुत नाजुक है, ये बिल्कुल जैसे पतली झिल्ली होती है या पतला स्पंज होता है, ये उसकी तरह है। तो नेचुरल अगर ये इतने डेलिकेट हैं, इतने नाजुक हैं, तो नेचुरल इसकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, यानी सुरक्षा। तो फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है बेटे? फेफड़ों की सुरक्षा हमारी रिब्स करती हैं। रिब्स मैंने पसलियां। तो अगर हम छाती पे देखें, तो बीच में एक फुट्टे की तरह की हड्डी है, और इस हड्डी के दोनों तरफ हमारी पसलियां जुड़ी हुई हैं। तो हमारे शरीर में आप पूछेंगे मैडम ये पसलियां जो हैं कितनी होती हैं? तो जैसे हम जूता को बोलते हैं मेरे पास एक, तो जोड़ी बोलते हैं, एक पेयर ऑफ शूज, ऐसे हमारे शरीर में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। कितनी होती है? 12 पेयर ऑफ रिब्स। तो आगे तो ये फुट्टा वाली जो हड्डी है, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, चाहे नहीं भी याद रखो नाम, उससे जुड़ी होती है, और पीछे ये घुमाव खा के रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। तो इस तरह ये टुकड़ी सी बन जाती है। अब ये जो पसलियां हैं बेटे, इनके बीच में सिर्फ हल्की हल्की मांसपेशियां या स्किन या पतली झिल्ली ही होती है। पसलियां आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। ये पसलियां क्यों नहीं जुड़ी हुई? क्योंकि जब हमने पढ़ा था लंबा सांस लेते हैं तो छाती ऊपर आती है। तो अगर ये फेफड़े की पसलियां जुड़ी होती
तो फिर फेफड़े को फैलने की जगह कहाँ मिलती। अगर आप बेटे ये फोटो देखो, बहुत क्लियर फोटो है, जो सबसे नीचे वाली फोटो राइट साइड में जिसमें पिंक कलर के फेफड़े दिखाए हैं और एक बीच में आपको पाइप की तरह ब्लैकिश या ब्लूइश ब्लैक डार्क ब्लू कलर की पाइप है जो आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो रही है, दिखाई दे रही है ना। सबसे जो नीचे वाली फोटो है, वैसे तो सब में ही दिखाई दे रहा है पर इसमें बहुत क्लियर है। और यही पाइप जो आगे दो भागों में डिवाइड हो रही है, आगे जाके कई नलियों के रूप में डिवाइड हो जाएगी। तो जो हमारा फेफड़ा है बेटे, आप देख रहे हो नीचे से तो चौड़ा होता है, ऊपर से जो है ये कम से कम नोकीला सा बन जाता है, और जो बाहरी तरफ है वो कर्व वाली है, और जो अंदर पाइप की तरफ है वो स्ट्रेट है। तो ये जो हमारा फेफड़ा है, ये पतली पतली, जैसे कि आप समझ लो अंगूर ही समझ लो, पतली पतली झिल्ली वाली थैलियों से बना होता है, और हर एक एक में एक एक सांस की नली अंदर जाती है। तो ये पतली पतली जो मैं आपको बता रही हूँ थैलियां सी हैं, इनको एल्वियोलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। अगर आपको ये ना समझ आए तो सबसे ऊपर भी एक फोटो है, जो मतलब दो फोटो राइट साइड में है, दो लेफ्ट में है, तो जो बीच की फोटो है उसपे भी बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। तो जो सांस की ये छोटी छोटी झिल्लियां या थैलियां हैं, इसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो हर एल्वियोलाई में सांस की नली की एक एक पाइप जाती है। तो इसी तरह, इसीलिए जब ऊपर की फेफड़े में चली जाएंगी तो बाहर आके वो एक टहनी बना देंगी। ऐसे जो मिडल वाला फेफड़ा है, बीच वाला, उसके भी जितने भी एल्वियोलाई हैं, बाहर जाके ये सारी शाखाएं जुड़ जाएंगी और मिडल पाइप बना देंगी। इसी तरह फेफड़े का जो लोअर एल्वियोलाई हैं, वो भी आपस में उनकी टहनियां जुड़ के बड़ी पाइप बना देंगी, जो कि लोअर पाइप करेगी। तो इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, है ना। तो जो ऊपर डिवाइड हुआ ब्रोंकस, इतने डिफिकल्ट नाम ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो हर एक जो हमारी एल्वियोलाई है, यानी जो थैलियां हैं झिल्ली से बनी, उनके अंदर एक एक पाइप जाती है। तो ये अपर, मिडल और लोअर, मतलब फेफड़े को हमने तीन भागों में डिवाइड कर लिया, ऊपर का, बीच का और लोअर। ये हम तीन नाम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि हमारा पेशेंट आके कहेगा, मैडम मैं जब लंबा सांस लेता हूँ तो मेरे राइट साइड का जो फेफड़ा है, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें मुझे दर्द होता है। तो राइट साइड का जो ऊपर वाला पोर्शन है कौन सा है? अपर लोब। तो अगर मैं एक्सरे कराऊंगी तो बाकी सारे में, मिडल में और लोअर में जो एल्वियोलाई है उसमें हवा भरेगी, और ऊपर वाले में नहीं भरेगी, वो पिचका हुआ नजर आएगा। तो इससे मुझे क्या समझ आती है कि इसके ऊपर वाले फेफड़े में बीमारी है, या इसमें बलगम फंसी हुई है, या इसमें और कोई प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बेटे हमें लोकेशन याद करना जरूरी है, क्योंकि लोकेशन से ही हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में तकलीफ कहाँ है। अब ये जो बेटे फेफड़ा है, दोनों राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, इनके बाहर एक पतला सा कवर होता है, पतला सा, जैसे आप तकिए के ऊपर गिलाफ चढ़ा लेते हो, है ना। तो गिलाफ और तकिए के बीच में हल्की सी जगह तो रह जाएगी ना, बिल्कुल चिपक थोड़ी जाएगा। इसी तरह फेफड़े पे और उसके बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हम प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा। ये बेटे हमें याद रखना बड़ा जरूरी है इसका नाम। कई बार क्या होता है, जब पेशेंट को टीबी हो जाए तो फेफड़ों में से गंदा पानी निकलता है, और वो जो पतली झिल्ली है और फेफड़ा है उसके बीच में पानी भर जाता है। तो आप ये सोचो, अगर इस स्पेस में पानी भर जाए तो वो किस पे धक्का मारेगा? फेफड़े पे। तो पेशेंट कहेगा मेरा सांस फूलता है, क्योंकि फेफड़े के बाहर और जो बाहर वाली लेयर है उसके बीच में पानी है। तो ये सारी बातें हमें तभी समझ आएंगी अगर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में हमें सही जानकारी है। तो अब ये जो फोटोग्राफ है बेटे, आप बड़े आराम से देख सकते हो कि इसमें आपको उसने फेफड़े भी दो दिखाए हैं, जो नीचे से तो चौड़े हैं,
ऊपर से एक कर्व बन के आती है, घुमावदार, जैसे आर्क होती है, और अंदर की सरफेस जो है फेफड़े की स्ट्रेट है। और हर एक फेफड़े के अंदर जो हमारी ट्रेकिया थी या विंड पाइप थी, जो हमारी गर्दन के पास जाके दो भागों में डिवाइड हो गई, तो एक राइट फेफड़े में चली गई, एक लेफ्ट फेफड़े में चली गई। तो नाक से बेटे जो हम हवा लेते हैं, अंदर खींचते हैं, ये इन पाइपों के माध्यम से जो फेफड़ों की छोटी छोटी ये गुब्बारे नुमा चीज बनी हुई है उसमें जाती है। तो अब आप खुद सोचो, अगर पेशेंट के ये जो गुब्बारे नुमा एल्वियोलाई हैं, इसमें अगर बलगम फंसी हो, तो अगर बलगम है तो हवा के लिए स्थान कहाँ होगा? या इसके अंदर पानी भर जाए तो नेचुरल हवा कैसे अंदर जाएगी? तो फिर पेशेंट को क्या होगा? सांस फूलेगा। तो जब पेशेंट कहता है मेरा सांस फूलता है, तो तभी डॉक्टर को पता चलता है कि इसके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम। समझ आया सबको? ठीक है बेटे। अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी। अगर किसी की पाइपें अच्छे बड़े साइज की हैं, है ना, खुली खुली है, ठीक है, तो हवा अंदर जाएगी। और अगर यही पाइपें सुकड़ जाए मीन्स दब जाए, तो इसका सुराग छोटा हो जाएगा। और अगर सुराग छोटा हो जाए तो फिर हवा ज्यादा जाएगी या कम जाएगी? आप कहेंगे मैडम नेचुरल है कम जाएगी, क्योंकि ये विंड पाइप की जो सुराख है ये छोटे हैं, और जिसके सुराख बड़े होंगे उसमें खूब हवा जाएगी। तो ये जब किसी के सुराख छोटे हो जाते हैं तो उस पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो पेशेंट मुंह खोल के लंबा लंबा सांस खींचता है कि अंदर हवा जाए, पर हवा तो तभी जाएगी ना जब नलियों के सुराख खुले। तो बेचारा थक जाता है, हांफने लगता है। तो अगर पेशेंट का, इसी को ही कहते हैं कि उसकी सांस लेने की प्रतिक्रिया बढ़ गई है, इसी को ही हम दमे की बीमारी या अस्थमा कहते हैं। तो देखो, एक छोटी सी बात समझ आने से हमें दमे की भी परिभाषा मिल गई, या हमें ये भी समझ आया कि व्हाट इज एस्थमा, जिसको हम हिंदी भाषा में दमे की बीमारी। तो दमे की बीमारी में बेटे कोई बीमारी के कीटाणु नहीं होते, उसकी सांस की नलियां क्यों सिकुड़ गई? और सिकुड़ने की वजह से उसके अंदर हवा नहीं जा रही। ऐसे में पेशेंट को कहूं मुंह खोल के लंबा सांस ले, तो कहेगा मैडम सांस लेने से तो और मुझे तकलीफ होती है, मैं थक रहा हूं। क्योंकि जब तक उसकी सांस की नलियों का सुराग बड़ा नहीं होगा, हवा अंदर जा ही नहीं सकती। तो इसी बात को हम इंग्लिश में एस्थमा कहते हैं और हिंदी में दमे की बीमारी कहते हैं। तो आप मेरे से पूछेंगे कि मैडम औरों का तो सांस की नलियां ठीक है, इसकी क्यों फूल जाती हैं? तो ये जो सांस की नलियां इसकी सिकुड़ गई हैं, इसको किसी चीज से एलर्जी है। एलर्जी वर्ड समझते हो ना? बाकियों में तो उस चीज से उसको रिएक्शन नहीं होता, पर कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो कि किसी खास चीज से उनके शरीर में बदलाव आ जाता है या हानिकारक हार्मफुल इफेक्ट आता है। तो जो दमे वाले मरीज हैं उनको एलर्जी है। किस चीज से एलर्जी है? मौसम से। जब हमारा मौसम बदलता है, जिसमें नमी का मौसम आ जाता है, या जब फूल बहुत खिलने शुरू होते हैं तो फूलों का पराग होता है, तो उस मौसम में ये जो फूलों का पराग है या नमी है, ये सर्दी का मौसम है, तो हमारी सांस की नलियों को सुपोर देता है। तो पेशेंट कहता है मुझे गर्मियों में तो मेरा बड़ा अच्छा सांस आता है, पर ये एक 3-4 महीने हैं जब मेरा सांस बहुत फूलता है। तो इससे हमें समझ आता है कि ये कुछ खास महीने हैं जिनमें कोई ऐसी खास चीज होती है, कोई अलग चीज होती है, जिससे कि इसके अंदर एलर्जी की वजह से सांस फूल। तो आमतौर पे ये एलर्जी बेटे किससे होती है? धुएं से। जैसे आप लिख लो, धुएं से एलर्जी। अब इसका वर्णन हम इसके आगे जाके डिटेल में हम समझेंगे, धुएं से हम क्या समझते हैं। दूसरा, फूलों के पराग से। जब एक सीजन आता है ना, स्प्रिंग सीजन हम बोलते हैं, बसंत ऋतु बोलते हैं ना, बड़े सारे फूल खिलते हैं, तो फूलों के ऊपर पतला पतला पीले रंग का एक पाउडर सा होता है, पराग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये हवा में उड़ता है। तो जब पेशेंट सांस लेता है तो ये फूलों का पराग या फूलों की ये जो कलर है, सांस के माध्यम से उसके फेफड़ों में चला जाता है।
और फेफड़ों में जाके वो रिएक्शन करता है और उसकी सांस की नलियां सिकुड़ जाती है। इसी तरह और किससे होता है, अब अप्रैल के महीने में फसल भी काटी थी गेहूं की, तो गेहूं के ऊपर एक हस्क होती है, ऊपर जो छिलका ब्राउन कलर का होता है, तो उसको वो लोग क्रशर से छीलते हैं ताकि गेहूं का दाना अलग हो जाए और ऊपर की जो भूसी है वो अलग हो जाए। तो ये जो हमारी फसलों का ये ऊपर का जो छिलका है ये हवा में उड़ता है और सांस के माध्यम से पेशेंट के अंदर ये भी जाता है, जिसको इंग्लिश में तो हम हस्क कहते हैं, या जो हमारे अनाज हैं इसके ऊपर की भूसी, तो इससे भी हो जाता है। कई बार कीकर के पेड़ होते हैं, कीकर के पेड़ में आपने देखा होगा फूल से आते हैं या आँख में, तो जो हम अपने टाइम में कहते थे एक बाल से उड़ने शुरू होते हैं और पीछे एक बीज सा होता है, तो ये भी पेशेंट को बहुत एलर्जी करता है। तो आप कहेंगे मैडम धुएं से आपने बताया एलर्जी होती है, तो धुएं से हम मंदिर में जाते हैं या किसी और भगवान के स्थान पे जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो अगर वहाँ 15 पेशेंट मतलब लोग आते हैं माथा टेकने, तो 15 ही वहां अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएंगे, तो कितना धुआं हो जाएगा। तो ऐसे में जिस पेशेंट को दमे की बीमारी है उसको उस धुएं में जाना चाहिए। तो भगवान की अगर पूजा करनी है तो जरूरी नहीं सुबह 8 बजे सब सारी पब्लिक जा रही है आप भी जाओ, अपने घर में धूप बत्ती जो करनी है वो कर लो, नहीं तो बीच में जाके माथा टेको। इसी तरह हमारा जब खाना बनता है तो हम सब्जी में छौंक लगाते हैं, तो अगर हम छौंक लगाएंगे तो उसकी बड़ी तेज महक होगी। तो दमे वाला अगर हमारे घर में मरीज है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम छौंक लगा रहे हैं उसकी महक इतनी तेज ना हो कि हमारे जो मरीज है या रिलेटिव है जिसको सांस की बीमारी है उसको ये प्रॉब्लम हो। समझ आ गया? तो ऐसे में हम पेशेंट को भी ये समझाएंगे, जैसे हम लोग आप लोग अगर तेज चलें तो सांस फूलने लगा, और थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो सांस ठीक हो जाएगा। और अगर वो दमे वाला पेशेंट है, अगर दौड़ दौड़ के जाएगा तो रास्ते में ही गिर जाएगा वो, क्योंकि उसको सांस नहीं आएगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी। तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, घर से 15-20 मिनट पहले निकले, अगर बस से जाना है तो रास्ते में एक दो जगह आस्ता स्पीड से जाए, एक दो जगह पुलिया पे बैठ जाए, ताकि उसके अंदर की जो ऑक्सीजन की कमी पहले थी चलने से और कम हो गई, वो उसकी वो कमी पूरी हो। समझ आ गया? तो दमे वाले मरीज को इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी चाहिए, और उसको खुद को पता होता है कि मैं ये काम ना करूं तो ज्यादा ठीक रहता। इसी तरह बेटे एक पोजीशन और है, हम रात को सब लोग सोते हैं, तो अगर वो बिल्कुल लंबा होके लेटेगा तो सांस बहुत फूलेगा, थोड़ा सा बड़ा तकिया लेगा सांस थोड़ा कम फूलेगा। अगर वो बैठ के सोता है, जैसे अब आप पीछे ढासना लगा लेते हो, पीछे रजाई रख लो या 2-3 तकिए रख लो, या बैठ के टांगे लंबी करके सोते हो, तो पेशेंट का सांस इतना नहीं फूलता। तो पेशेंट को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये स्टार्टिंग से ही प्रिकॉशन लेने शुरू करे मौसम स्टार्ट होने से पहले, तो फिर उस मौसम में उसको दमे की प्रॉब्लम थोड़ी कम। समझ आया बेटे? तो ये तो हमारा प्रिकॉशन हो गया, जिसको हम कहते हैं रोकथाम, या इंग्लिश में प्रोफिलैक्सिस। तो बेटे आप खुद इमेजिन करो कि अगर एक पेशेंट का बहुत तेज सांस फूल रहा है, तो नेचुरल वो कहेगा अरे मैडम कोई दवाई दे दो मुझे जल्दी आराम आ जाए, ठीक है ना? तो हम उसको मान लो टैबलेट देते हैं, मुंह के रास्ते उसने गोली खाई, पर गोली तो पहले पेट में जाएगी, है ना, फिर वहां से वो एब्जॉर्ब होगी, हमने पढ़ा था छोटी आंत में, वहां से फिर ब्लड में आएगी, फिर फेफड़ों में पहुंचेगी। इस काम को करने में कितने घंटे, 4 से 6 घंटे लग जाएंगे। तो पेशेंट कहेगा मैडम सांस तो मेरा अब फूल रहा है, आपने मुझे ये टिकिया ये गोली दे दी जिससे आराम तो मुझे 4-6 घंटे बाद आएगा, कुछ और काम कर दो। मैं कहती हूँ चलो इसको इंजेक्शन लगा देती हूँ। तो इंजेक्शन से जो दवाई है इमीडिएटली चाहे तो मांसपेशियों में लगाऊं, जिसको हम इंट्रामस्कुलर कहते हैं, मसल्स मींस मांसपेशियों, या मैं उसको खून की नाड़ी में वेन में लगा दूं, आईवी ड्रिप दे दूं, या आईवी से इंजेक्शन दे दूं। तो अगर मैं उसको आईवी इंजेक्शन देती हूँ, दवाई जो है खून की नाड़ी में डालती हूँ या मांसपेशियों में लगाती हूँ, तो मरीज को आराम तो इमीडिएटली आ जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हमें ये क्या पता कि आज तो उसको ये प्रॉब्लम घर पे नहीं है, कल वो ऑफिस जाता है, बस में बैठे बैठे उसका ये सांस का होता है, वहां कहाँ से उतर के टीका लगवाने या इंजेक्शन लेने जाएगा। तो कहेगा मैडम ये बात तो मुझे कुछ ज्यादा, घर पे तो ठीक है या जाते टाइम मैं लगवाता जाऊंगा, पर ये प्रॉब्लम तो सारे मौसम मुझे होगी और ये भी नहीं पता किस टाइम होगी। तो मैं सोचती हूँ चलो कुछ और प्रतिक्रिया करें। मैं क्या करना चाहती हूँ, उसकी सांस की नलियां खोलना चाहती हूँ, सुराख बड़ा करना चाहती हूँ। तो मैं कहती हूँ तुम स्टीम, जिसको भाप कहते हैं, तो वही वाली दवाई इंजेक्शन के रूप में आती है। एक चिमटी पानी आप गर्म कर लेंगे जिसमें भाप निकलती है और उसमें वो दवाई डाल देंगे और सिर पे एक टॉवल या कोई कपड़ा रख लेंगे ताकि भाप उसके अंदर ही रहे। स्टीम जो है, तो नाक के रास्ते सांस लेंगे, मुंह के रास्ते निकालेंगे, तो वो दवाई चली जाएगी नाक के रास्ते, मुंह से चली, तो पेशेंट को आराम आ जाएगा। पानी मांगेगा कि मुझे भाप वाला पानी दे दो और मैं दवाई दे के ये स्टीम इनहेलेशन ले लेता हूँ, भाप ले लेता हूँ। तो इसके लिए बेटे हमारे पास एक बहुत अच्छा आंसर है, उसको कहते हैं पंप। पंप, आप कहेंगे पंप, जैसे आप स्प्रे लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो या डीओ लगाते हो, ये बिल्कुल डीओ के डब्बे से भी बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। उसके आगे उस डब्बे में दवाई होती है और आगे उसकी एक नलकी सी होती है। बाद में इस फोटो पे कहोगे तो इनहेलर की भी फोटो दिखा दूंगी, आप लोगों ने तो कईयों ने देखी भी हो। तो उसमें क्या होता है बेटे, दवाई होती है, तो वो दवाई को पंप जो है वो उसका जो सुराख है, नलकी सी है, वो मुंह में डालेंगे और नीचे से पंप को दबाएंगे तो दवाई जो डब्बे में है वो सीधी हमारे मुंह में जाएगी और सांस की नली जो सांस है एकदम ठीक हो जाएगा। और ये डिबिया बिल्कुल छोटी सी है, जो लेडीज हैं पर्स में भी डाल के ले जा सकते हैं, जेंट्स जो है वो पॉकेट में डाल के भी ले जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इनहेलर, या हम बोलते हैं पंप, बोलते हैं कॉमन भाषा में। तो आप कहेंगे इन सब में तो मैडम पंप सबसे अच्छा है। पर बेटे अगर मैं कॉस्ट वाइज पूछूं, जो टैबलेट है मेरे ख्याल 1 रुपए की आती है, या हो सकता है 1 रुपए की 2 गोलियां भी आती हो, ठीक है। और पंप जो है 500-600 रुपए का आता है। तो गवर्नमेंट में तो वैसे ये फ्री भी दे देते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। पर अगर आपको खरीदना पड़ता है तो आप रोज वो पंप दिन में 3 बार यूज करोगे, वो तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो फिर ऐसे में मैं क्या करूं, क्या उपाय निकालूं कि जिससे कि मेरी ये सांस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए और मेरा ज्यादा खर्चा भी ना आए। तो मैं पेशेंट को क्या बोलूंगी कि जब आप घर से चलते हो तो ये सांस जिससे फूलता है ये एक टैबलेट खाते जाना, और साथ में पंप का भी, अभी क्योंकि सांस फूल रहा है, इनहेलर ले लो। तो जैसे ही इनहेलर लेगा उसका सांस ठीक हो जाएगा। और साथ में उसने, मैंने उसको क्या दे दी, एक टैबलेट भी दे दी। तो जैसे ही इनहेलर का असर खत्म होगा 3-4 घंटे के बाद, तो क्या होगा, वो टैबलेट का असर शुरू हो जाएगा। तो टैबलेट का असर अगर शुरू हो जाएगा तो नेचुरल है, वो टैबलेट गोली तो बहुत सस्ती आती है, तो उसका ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अब वो उसने रोज का ही रूटीन बना लिया, पहले दिन तो उसने इनहेलर ले लिया और साथ में टैबलेट। अब वो क्या करेगा, जैसे टैबलेट का असर खत्म होने का टाइम नजदीक आएगा, एक टैबलेट और ले लेगा। वो टैबलेट कैसे खानी है डॉक्टर बताएगा कि दिन में 1 गोली खानी है या दिन में 2 टैबलेट्स खानी है। तो उसकी डोज कौन डिसाइड करेगा, डॉक्टर डिसाइड करेगा। पर किससे पूछ के, पेशेंट को, कि एक टैबलेट मैंने दी थी तो कितने घंटे आपके बिल्कुल ठीक बीत गए, ठीक है ना। क्योंकि डॉक्टर को तो, हमें तो वैसे तो पता होता है कि एक टैबलेट का असर 8 घंटे तक रहेगा या इतने घंटे तक रहेगा, पर फिर भी हम पेशेंट से जरूर ये पूछते हैं, ठीक है। कई टैबलेट ऐसी भी आती हैं जिसमें 2 दवाइयां होती हैं, तो वो दवाई कौन सी खानी है और कैसे खानी है ये डिसाइड कौन करेंगे, आपके डॉक्टर। तो वही आपको बताएंगे कि हमने ये दवाई कैसे खानी है। तो जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है दमे की, उनको इनहेलर हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और दूसरा क्या काम नहीं करना चाहिए, भीड़ भड़के वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भीड़ में जाएंगे तो सभी लोग सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है।
तो अगर वो पिक्चर हॉल में भी जाते हैं तो बंद कमरा है वहां, चाहे वहां पे एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, पर फिर भी अगर आपने जाना है तो इनहेलर साथ लेके जाओ। ये नहीं कि वहां सांस फूल गया तो आपकी तो तबीयत खराब हो गई, तो आपको तो प्रॉब्लम है ही, घर वाले और परेशान हो जाएंगे। समझ आ गया? तो जो जिस पेशेंट को ये सांस की प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अब इन सब में एक पेशेंट बेटे ऐसा है जिसकी जिम्मेवारी हम घर वालों पे सबसे पहले है और दूसरी जिम्मेवारी स्कूल वालों पे भी है। वो कौन लगा? बच्चे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि दमे की बीमारी बड़ों को ही होती है, एलर्जी बच्चों को भी हो सकती है। तो अगर बच्चे को दमे की बीमारी है तो माँ बाप को स्कूल को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। और माँ बाप ये सोचते हैं कि ये ना मैंने टीचर को बता दिया तो बच्चे की एडमिशन ही ना दे हमें, या इसका नाम काट दे, या इसका मजाक बनाए। क्योंकि जब तक टीचर को नहीं पता होगा, क्लास टीचर को, कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, वो उसकी केयर कैसे करेगी। तो ऐसे बच्चों को वो दौड़ में भी हिस्सा नहीं लेने देती। स्कूलों में होता है ना, छोटे बच्चों को सुबह पीटी जब प्रेयर होती है तो 2-3 चक्कर स्कूल के जरूर लगवा देते हैं ताकि बच्चे एक्टिव हो जाएं, या बाहर ग्राउंड में प्रार्थना कराते हैं। तो आपको टीचर को इन्फॉर्म करना है कि इसको ये प्रॉब्लम है मैडम जी, तो ताकि वो उसको नहीं कराए। अब हमारे जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हैं, प्राइवेट में भी जाते हैं, तो आमतौर पे अगर वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है तो माँ का काम है या घर के किसी पर्सन का काम है बच्चे को स्कूल तक छोड़ के आए। क्योंकि बच्चों के बैग देखें कितने हैवी होते हैं। तो बच्चा एक तो खुद इतना नाजुक, ऊपर से सांस की बीमारी, ऊपर से बैग इतना भारी, तो ये बैग उसके साथ जो लोग जा रहे हैं वो उठा के जाए। ठीक है। अब आपने स्कूल पे छोड़ा तो अब टीचर को पता है इसको बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो वो स्कूल में जो हेल्पर्स होती हैं या नर्स होती है वो गेट तक आके बच्चे को अपने साथ लेके जाएगी, और एकदम तेज तेज नहीं, बाजू पकड़ के दौड़ा के अंदर लेके जाना, आस्ते आस्ते। अगर स्कूल में सीढ़ियां हैं तो बच्चे को बीच बीच में रोक के लंबा सांस लेके बच्चे से बातें करते पूछते जाना कि बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। इस तरह हम बच्चे को लेके जाएंगे और टीचर को पता हो। और माँ बाप का काम है बच्चे के साथ इनहेलर जरूर भेजना। तो अगर उसके पास इनहेलर होगा और सांस की प्रॉब्लम होगी तो नेचुरल उस टाइम होम पंप से बच्चे की कंडीशन को ठीक कर सकते। समझ आया सबको? तो ये तो बेटे इसके लेसन के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मुझे एक मौका था कि आपको एस्थमा के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी दे दूं। हालांकि ये एस्थमा की बीमारी हम दोबारा पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सांस के माध्यम से होने वाली बीमारी, ऐसे भोजन से होने वाली बीमारियां। अगर गंदा भोजन खा लें गलती से तो हमें कौन कौन सी बीमारियां होंगी, इसीलिए पहले मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया, इसीलिए आज रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया कि जब हम इन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। आजकल को क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहते हैं मास्क लगा के चलो, कहते हैं ना, पहले तो नहीं कहते थे। तो मास्क लगाने से क्या होता है, हवा में जो कोरोना वायरस है वो नाक के रास्ते हमारे शरीर में ना घुस सके। तो ये आप सोचोगे कि मैडम मैं नाक पे हाथ रख लेती हूँ, तो हाथ रखने से थोड़ी उंगलियों के बीच की जगह है। तो पहले टाइम में तो इसीलिए लड़कियां भी चुन्नी होती थी, नाक पे चुन्नी बांध ली अगर बदबू आ रही है या कुछ है। इसी तरह जेंट्स भी होते थे, कुछ ना कुछ ऐसा कपड़ा है। तो उस बात को तो छोड़ते हुए आजकल के इस एटमॉस्फेयर में बिना मास्क के घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाना, क्योंकि मास्क पहना होगा तो 3 लेयर्स होती हैं। जैसे आप फ्रॉक में बच्चों के प्लीट्स डालते हो, प्लेटें डालते हो, जिससे कि उसका घेरा कम हो जाता है, तो वो वाले मास्क लगा के जाना है, और मास्क को दोबारा हम धो भी सकते हैं। समझ आ गया? अब बेटे इसी से मिली जुली एक बात मैं आपको और समझाऊंगी। अब सपोज करो किसी पेशेंट को खांसी आती है, खांसी के साथ साथ बलगम भी बननी शुरू हो गई, तो बलगम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्यूटम। जो लार होती है उसको सलाइवा, और जो बलगम आती है उसको कहते हैं स्प्यूटम। तो जब हमें खांसी आती है तो जो फेफड़ों में छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं उनमें से ये बलगम बननी शुरू होती है। ठीक है। तो बलगम क्या करती है, जो हमने एल्वियोलाई पढ़ी थी उनके बीच में उसको
और बंद कर देती है, जिससे हवा की एंट्री नहीं हो। अब बेटे ये प्रतिक्रिया घर जाके जरूर करके देखना। एक फेफड़ा हमारे लेफ्ट साइड में है, एक फेफड़ा हमारे राइट साइड में है, और बीच में क्या चीज है? रीढ़ की हड्डी। तो अगर आप अपने पेशेंट को पलंग पे मान लो बिठा लेते हो या खड़ा कर लेते हो और खुद कुर्सी पे बैठे हो, तो पेशेंट की बैक या जो घर में जिसको देख रहे हो उसकी कमर आपकी तरफ है। अब अपने दोनों हाथों के अंगूठे को, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, एक अंगूठे को तो सीधे हाथ पे रख लोगे रीढ़ की हड्डी के साथ, और दूसरी वाली को लेफ्ट। समझ आया? बीच में रीढ़ की हड्डी है ना, और पेशेंट बैठा है या खड़ा है। एक अंगूठा आपके राइट साइड की रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, और दूसरा लेफ्ट। अब आप पेशेंट को कहते हो लंबा सांस ले, तो लंबा सांस लेने से क्या होगा? फेफड़ा फैलेगा। तो जब फेफड़ा फैलेगा तो अंगूठा भी हटेगा अपनी जगह से। तो आप दो देखोगे कि दोनों साइड्स के अंगूठे एक बराबर हट रहे हैं, या एक साइड का ज्यादा हट रहा है और एक साइड का कम हट रहा है। तो अगर वो दूसरी साइड का कम हट रहा है, तो क्यों कम हट रहा है? क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं जा रही। तो पेशेंट भी कहेगा हाँ सर जी, ये जहां आप अब मेरे से देख रहे हो, यहाँ मुझे फेफड़े में बड़ी दर्द होती है लंबा सांस लेने से। तो आपको समझ आ जाती है कि इस साइड के फेफड़े के ऊपरी हिस्से में इसको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ आया बेटे? तीसरा दूसरा हम एक चीज और भी करते हैं। अगर आप घर में देखो, कई बार देखते हैं ना डॉक्टर्स आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर या पसलियों के ऊपर अपनी उंगलियां रख के दूसरे हाथ से उसके टक टक करते हैं, जैसे आप दरवाजा खटखटा रहे हो। तो डॉक्टर ऐसे क्यों कर रहा है आपके साथ? या आपकी पसलियों के ऊपर एक लेफ्ट साइड की उंगलियां रख के राइट साइड की जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, यानी जो अंगूठे के साथ वाली फिंगर है, उससे टक टक करते हैं। ये तो टक टक किस लिए कर रहे हो? तो घर में जाके करके देखना। अगर आप लकड़ी पे टक टक कर रहे हो तो किस तरह की आवाज आती है, पत्थर पे टक टक करते हो तो किस तरह की आवाज आती है। तो इसका मतलब जिस चीज के ऊपर आप टक टक करोगे उस पे अलग अलग आवाजें आएगी। लकड़ी के ऊपर अलग आएगी, पत्थर के ऊपर अलग आएगी, कांच के ऊपर करोगे तो अलग आएगी। तो ये हमने किस लिए डॉक्टरों ने सीखा? अगर एक पेशेंट का फेफड़ा नॉर्मल है तो टक टक करेगा तो डॉक्टर को पता है ये नॉर्मल आवाज ऐसी ही आती है। और अगर सपोज करो फेफड़ों में पानी भर जाता है तो उसकी आवाज जो होगी ऐसी होगी जैसे आप पत्थर पे उंगली मार रहे हो। तो जब आप कभी वार्ड में जाओगी, सिस्टर्स हो, नर्सेस हो, तो कल वार्ड में हॉस्पिटल में ड्यूटी लगेगी, तो आप समझोगे कि ये हाँ, ये डॉक्टर मैडम ने बताया था कि टेस्ट का एग्जामिनेशन डॉक्टर्स ऐसे करते हैं। और अगर मैं आपको आज बताती नहीं तो आप सोचते कि पता नहीं ये टक 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 क्यों करते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है। और उस टाइम आप में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं डॉक्टर से पूछूं कि डॉक्टर साहब आप ये टक टक क्यों कर रहे हो। तो कहेगा फिर नर्सिंग का कोर्स क्या करके आए हो, वहां ध्यान से सुना नहीं था जब मैडम पढ़ा रही थी। तो आपको समझ आया? तो जो टक टक करके करते हैं इससे हमें फेफड़ों की कंडीशन पता चलती। तीसरा एक चीज और है, अब आपके पास तो स्टेथोस्कोप नहीं है, आगे जाके जब ये कोरोना का थोड़ा खुल जाएगा हर सेंटर में ये सांस, ये जो स्टेथोस्कोप है जिसको आप आला कहते हो या सुनने की मशीन होता है, देखा होगा डॉक्टर्स कानों में लगा के छाती पे या हार्ट पे लगाते हैं, तो उससे हमें अंदर की आवाज सुनाई देती। तो अगर मैं पेशेंट की बैक पे वो स्टेथोस्कोप रखती हूँ, छाती पे जहाँ फेफड़े हैं, पसलियां हैं, उसको कहती हूँ लंबा सांस ले, तो सांस की हवा अंदर जाने में ही आवाज सुनाई देती है। अब वो जब सांस छोड़ेगा तो उसकी भी आवाज जाएगी कि सांस निकाल ली, तो शां 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 ऐसे आवाज आती है। समझ आ गया? अगर उसकी सांस की नलियां सिकुड़ गई हैं, ठीक है, तो अब जो नली पहले चौड़ी थी अब छोटी हो गई है, तो हमारे पास कौन सी एक चीज है जिसकी, किसी की चीज बड़ी है सुराग किसी का, बांस और बांसुरी। तो बांस और बांसुरी में क्या फर्क है? बांस से तो नहीं ना आप स्वीट आवाज निकाल सकते, बांसुरी से लगाते। कहते ना कृष्ण भगवान बड़ी अच्छी बांसुरी बजाते थे, बांस थोड़ी कहते हैं, क्योंकि बांस में तो आवाज आई ही कुछ नहीं। तो इसी तरह अगर हमारी सांस की नलियां सिकुड़ जाएं
और हम स्टेथोस्कोप लगाएं तो हमें बांसुरी की आवाज सुनाई दे। तो जब हमें बांसुरी की आवाज ये लगती है तो इससे हमें पता चल जाता है इसकी सांस की नलियां सिकुड़ गई हैं। तो जब आपके यहाँ क्लिनिक में भी मैं रखवा दूंगी तो एक दो की सबकी आप लोगों ने अपने आप से एक की सुनो, तभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हमारे फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो तो अपने लेवल पे हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। एक तो जो अंगूठा रख के किया, दूसरा टक टक करके किया, और अगर स्टेथोस्कोप है तो सांस की आवाज भी सुन सकते हैं। अब आप लोग क्या चाहोगे कि हमारे सांस में एंट्री अच्छी हो या कम हो? अगर कम होती है तो जल्दी सांस फूलेगा। अगर आपके फेफड़े खूब लचीले हैं और उसमें खूब ऑक्सीजन भर जाती है तो फिर आपका सांस नहीं फूलता। तो डॉक्टर्स कहते हैं ना, आप कहते हो मम्मी आपकी कहती है बेटा मैं 2-4 सीढ़ियां चढ़ती हूँ मेरे सांस फूलने लगता है, मुझे डॉक्टर को दिखा दे, है ना। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर उनको देखता है तो कहता है ना इसके ना टेस्ट करा लो। उस टेस्ट का क्या नाम है? लंग फंक्शन टेस्ट। लंग मैंने फेफड़ा, फंक्शन मैंने उसका कितनी हरकत कर पाता है ना, उसमें फैलने की शक्ति कितनी है। टेस्ट मैंने जो टेस्ट करते, लंग फंक्शन टेस्ट। उसमें बेटे वो क्या करते हैं, जैसे आप अपने मोटरसाइकिल में हवा भरवाते हो तो वो जो हवा वाली पाइप है वो तो आपके टायर में चलेगी और ऊपर एक घड़ी सी लगी है जिसकी सुई घूमती है। तो आप कहते हो 35 हवा भरना या कोई कहता है 40 भरना, तो सुई उतने पे ही घूम जाती है। ठीक है, यही प्रतिक्रिया हमारी लंग फंक्शन टेस्ट। तो एक मशीन से आपके मुंह के आगे देंगे, कहते जोर से हवा खींचो, तो आप जितनी हवा खींचोगे आपकी सुई उतनी तो हिलेगी। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले आपके फेफड़े में जैसे आप हो तो वो आपका देख लेंगे कि आपकी जो लंग्स हैं वो खड़े करके अब जोर से लंबा सांस लो। तो जब जोर से सांस लोगे तो अंदर हवा जाएगी और वो सुई घूमेगी। मान लो आपकी सुई घूमी 45 तक, ठीक है। अब वो आपको कहेंगे सांस छोड़ दो, तो जो आपने सांस लिया हुआ था उसकी हवा बाहर निकाल रहे हो। अब पहले आपकी जो लंबा सांस खींचा था, समझ आ रहा है ना, लंबा सांस खींचने पे सुई 45 पे आ गई। अब आप जब आपने सांस निकाला तो आपकी आ गई 42। तो इसका मतलब जब आपने लंबा सांस खींचा तो आपके फेफड़ों में कितनी हवा गई? 3। 45 में से 42 घटा करें या माइनस करें तो 3 रह जाता है। तो इसका मतलब आपकी लंग की कैपेसिटी कितनी हुई? 3 बढ़ गई। बढ़ गई ना, ठीक है। अब इसी तरह एक और लड़की है, वो उस पे खड़ी होती है, उसको कहते हैं लंबा सांस ले, तो उसकी आती है 40, ठीक है। अब उसको कहते हैं सांस निकाल दे, बाहर निकाल दे, तो पहले तो 40 थी, अब जब वो सांस निकाल देती है तो आ जाती है 36। तो 40 में से 36 गए, कितना हुआ? 4। तो दोनों में से फेफड़े किसके अच्छे हैं? आप कहेंगे पहले तो इसका तो 40 ही था और उसका तो 45 था, पर घटा करने के बाद उसके तो सिर्फ 3 हुए और इसके 4 हुए। तो फेफड़े ज्यादा किसके अच्छे हैं? जो पतली लुबड़ी लड़की थी जो लंबा सांस खींचने पे जिसकी 40 सिर्फ आई, पर जब वो सांस निकालती है तो 36। इसका मतलब लंग की कैपेसिटी कितनी है? 4, और पहले वाले की कितनी थी? 3। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं लंग फंक्शन टेस्ट, यानी हमारे फेफड़ों में कितनी हवा आ सकती है, जितनी ज्यादा आए उतना अच्छा। तो अब आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो बेटे, हमारे पास कोई ऐसा तरीका है? सिर्फ 10 रुपए में पूरे परिवार का भी आप लंग फंक्शन टेस्ट कर लो, पड़ोसियों का भी कर लो और बाद में भी कर सकते हो। आप कहिए मैडम आप तो मजाक कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। हम क्या करेंगे, एक इंची टेप ले लेंगे, आप यहाँ सिलाई सीखते हैं ना, इंची टेप होता है, ठीक है ना। अब इंची टेप जो है उस पर निशान लगे हैं, इंचेस के भी सेंटीमीटर्स के। तो हम अपने शरीर में एक लैंडमार्क बना लेंगे। लैंडमार्क मतलब निशानी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, महिला हो, छाती की निपल्स दोनों में होती हैं। तो मैं इंची टेप को, जैसे टेलर छाती नापता है ना, चाहे वो तो कमीज पहन के हम करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डॉक्टर्स लोग पर्दे के पीछे ले जाके
देखेंगे। जेंट्स को भी छाती की जो निपल्स हैं वहां रख के वो इंची टेप से नापा। अब इंची टेप से नापा तो मान लो आया उसका 42। अब कहेंगे लंबा सांस ले, तो लंबा सांस जब वो खींचता है तो उसका इंची टेप जो है बढ़ जाएगा क्योंकि छाती फूल रही है, तो 45 आया। तो 45 में से 42 घटाए कितना हुआ? 3। इसका मतलब इसकी लंग कैपेसिटी कितनी है? 3। तो ऐसे ही आप अपने घर के बच्चों को भी देख सकते हो, बड़ों को भी देख सकते हो, पिताजी की भी देख सकते हो, अपनी भी देख सकते हो, जिसकी मर्जी देख लो। तो ये लंग फंक्शन टेस्ट घर जाके करना। इंची टेप 10 रुपए का ही सिर्फ आएगा, हो सकता है आपके पास पड़ा भी, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है अगर आपके जैसे फूलने की कैपेसिटी कम है बेटे, तो जैसे कि हम घर में बर्थडे बच्चों का होता है तो गुब्बारे लगाते हैं, तो गुब्बारे जो है लचीले नहीं होते, तो 2 बार हम ऐसे रबड़ को खींचते हैं, फिर मुंह से हवा भरते हैं तो फूल जाता है। और हम फेफड़ों को पकड़ के थोड़ी खींचेंगे बाहर निकाल के। तो डॉक्टर आपको कहता है कि आपकी अगर लंग कैपेसिटी कम है तो गुब्बारे फुलाने की प्रतिक्रिया, या एक वो गुब्बारे वाले के पास और होती है आगे पीपनी सी लगी होती है, तो उसमें वो फूंक मारते हैं तो बाहर जब आवाज हवा निकलती है पी पी की आवाज आती है। और ऐसे हम सब करने लगे तो शोर भी कितना मच जाएगा, ठीक है। तो गुब्बारे फुलाने की हम एक्सरसाइज बताते हैं। तो आप कहेंगे मैडम ये तो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, हमारी कैपेसिटी कम है तो बढ़ जाएगी। इसी तरह हम कहते हैं कि आप पार्क में जाके लंबे लंबे सांस लो, तो वो भी कहते हैं ना ठंडी ओस पड़ी हुई है तो सांस लो पार्क में जाके। तो इसमें कौन से पेशेंट्स को हमने बिल्कुल नहीं कहना, नहीं तो आपने तो अच्छाई के लिए कहा, पेशेंट की तो डेथ होगी पार्क में। वो किस लिए? अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी में क्या होता है, फेफड़े फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो जैसे आपकी चुन्नी बिल्कुल घिसी हुई हो तो धो के हम सुखाते हैं, एक को कहते हैं उधर से कोने पकड़ ले, एक को उधर से। तो अगर हम जोर से चुन्नी को खींचेंगे और घिसी हुई है तो फटी तो जाएगी, और क्या होगा उसका। तो इसी तरह अगर हमारे फेफड़े घिसे हुए हैं, घिसे का मतलब बीमारी के कारण खराब हुए हुए हैं, तो ऐसे को बिल्कुल नहीं कहना कि लंबे सांस ले। अगर पेशेंट को कहोगे लंबे सांस ले और उसने 2 बार सांस लिया, फेफड़ा फट जाएगा, मुंह के रास्ते से इतना खून आएगा कि पेशेंट की वहीं डेथ हो जाएगी। हमने पढ़ा था ना फेफड़ों के ऊपर खून की नाड़ियां होती हैं आगे, जिससे कि खून की नाड़ी फेफड़े में ब्लड लेके आता है, तो फेफड़े अपनी ऑक्सीजन खून की नाड़ी को दे देते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। जैसे आप पुराने कपड़े दे देते हो और नए कपड़े खरीद लेते हो। समझ आ गया बेटे? इसी तरह जो हमारे ये बीमारी है, दमे का मरीज है, उसको कहना मौसम में जब उसको दमे की बीमारी होती है, पार्क में बिल्कुल नहीं जाना। सैर करने में जा रहा हूँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं जाना, बीमारी और लेके आएगा। नाक के ऊपर हमेशा कपड़ा रखना है, मास्क रखना है, दौड़ना नहीं है, चलना नहीं है। समझ आया बेटे? तो अब ये डायग्राम्स को भी आप दोबारा से एक बार बेटे देख लो। तो सबसे अच्छा डायग्राम तो इसमें ये देखो, एक इसने फोटो और बताई हुई है जिसमें रीढ़ की हड्डी सबसे इधर है, जो काला सा बैकग्राउंड है और उसके ऊपर लाल रंग की फोटो बनी है और बीच में काला काला भी है कुछ। नजर आ रहा है आपको? जो एक बिल्कुल जहाँ रिकॉर्डिंग लिखा हुआ वर्ड आता है, या आप पे पता नहीं आ रहा है या नहीं, एक फोटो सी आ रही है। तो इसमें क्या है, जो काला सा है वो तो फेफड़ा है, देखो पिचका हुआ है, और बाहर उसके लाल लाल सा है। तो लाल लाल या तो वो पानी इकट्ठा हुआ हुआ है, या जो फेफड़ा जो है इसके कारण पानी जो है दबाव डालेगा और फेफड़ा फूल नहीं पाएगा। तो पेशेंट कहता है कि जब मैं लंबा सांस लेता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, छाती में दर्द होती है। तो ये डायग्राम बड़ा अच्छा दिया हुआ है। इसी तरह सबसे कोने वाला डायग्राम देखो, फेफड़े का है, जिसमें काले रंग की पाइप दी हुई है और आगे जाके वो 2 भागों में डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे आसान टेस्ट फेफड़ों को देखने का क्या है, वो हमारा है एक्सरे चेस्ट, ठीक है। एक्सरे चेस्ट ये मैं बेटे पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। जिस आगे के हिस्से को हम इंटीरियर कहते हैं, लिखवाया था ना, आ से आगे, आ से इंटीरियर, पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे। तो जिस रास्ते से एक्सरे की किरणें जाती हैं हम वो डायरेक्शन कहते हैं।
अगर एक्सरे की फिल्म हम कमर की तरफ रखते हैं या बैक पे और किरणें आगे से डालते हैं तो इसको कहते हैं एपी व्यू। जैसे हमारी बाजू है, एक्सरे की फिल्म हमने जिस तरह हथेली है उस तरह ना रख के नीचे की सरफेस पे रखी और ऊपर से किरणें डाली, तो ये एपी व्यू। हमारे शरीर के सारे एक्सरे एपी व्यू के हैं सिवाय एक एक्सरे। वो कौन सा? वैसे और तो हैं, मतलब आपके लेवल के लिए सारे एक्सरे एपी व्यू के या लेटरल हैं। सिर्फ छाती का एक एक्सरे है जिसमें किरणें पीछे से डाली जाती हैं और एक्सरे की फिल्म छाती पे रखी जाती है। आगे से हम किरणें नहीं डालते हैं। आपने भी देखा होगा, वो मशीन के आगे खड़ा कर देते हैं, फिल्म आगे है, पीछे कमर की तरफ नहीं फिल्म रखते, पीछे से आपकी किरणें जाती हैं। इसीलिए हम इसको पीए व्यू कहेंगे। कौन सा व्यू कहेंगे? पीए व्यू। तो मान लो एक लड़की राधा है, मैंने उसका एक्सरे कराना है, तो मैं क्या लिखूंगी? एक्सरे चेस्ट पीए व्यू राधा का, वो नाम पहले लिखूंगी, एज लिखूंगी और क्या चाहिए? एक्सरे चेस्ट पीए व्यू। और कई बार हम साइड वाला देखते हैं कि एक सामने, जैसे पसलियां जो हैं ये बीच आगे के हिस्से और पीछे के बीच में, ये बीच का जरा, हाँ, जहां बगल वाली नीचे तक जाती है, इस पोर्शन को लेटरल व्यू कहते हैं। तो कई बार इसमें पानी, तो एक्सरे की फिल्म में ये सारा आ जाएगा कि फेफड़ा सिकुड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है, या फेफड़े और बाहर की झिल्ली के बीच में पानी है। तो एक्सरे से हमें कई बातें पता चलती। समझ आ गया बेटे? तो अब आप ये सोचो कि रोज डॉक्टर्स भी कहते हैं, कह के भी थक जाते हैं, बीड़ी सिगरेट मत पिया करो, या ये जो हुक्का पीते हो। कई लोग कहते हैं, अगर मतलब स्पेशली सॉरी टू से, गांव में जब तक हम हुक्का और बीड़ी ना पी लें सुबह टॉयलेट नहीं जाना जाया जाता। मुझे नहीं पता उसकी क्या प्रतिक्रिया है, पर अगर आपके लिए बहुत वो है तो धुआं अगर अंदर लोगे तो ये धुआं कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। तो धुएं से फेफड़े अगर भर जाएंगे, जैसे मान लो आपकी रसोई में खाना बनाते हो और आपने जाली वाली भी लगाई है, थोड़ी देर बाद देखोगे वो जाली जो लगी हुई है रोशनदान पे या खिड़की पे, वो सारी धुएं से काली हुई हुई है। फिर हम ब्रश से साफ करते हैं, और नहीं करेंगे तो जो अंदर छोंक की हवा है वो बाहर जा ही नहीं पाती। अब इसी तरह हमारे फेफड़े हैं, तो अगर हम बीड़ी सिगरेट पीते रहेंगे तो बीड़ी का धुआं सारा हमारे फेफड़ों में जाके जम जाएगा, जिससे फेफड़े में कैंसर तक होने की बीमारी है और सांस की बीमारी भी हो जाएगी। तो जिन लोगों को दमा है, क्या उनको बीड़ी सिगरेट पीना चाहिए? उसके तो शरीर में पहले ही ऑक्सीजन नहीं है, बीड़ी सिगरेट पिएगा तो जो ऑक्सीजन को कौन रिप्लेस करेगा? धुआं। तो वो और बीमार पड़ेगा। तो अपने आप सोचो, ये काम नहीं करना। एक एडवर्टाइजमेंट भी आती है बेटे, अब मैं क्या बोलूं, पैडमैन में वो अक्षय कुमार जी की आती है, ये क्यों पी रहा है तू बीड़ी, इससे तो अच्छा अपनी बीवी को सैनिटरी नैपकिन लेके दे, तो एक 10 रुपए में तेरी भी सेहत ठीक हो जाएगी, बीड़ी नहीं पिएगा, और तेरी वाइफ भी ठीक हो जाएगी। तो बीड़ी पीना कोई जरूरी थोड़ी है बेटे। वो तो पिक्चर में गाने बनाने होते हैं तो वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो ये तो हमें सोचना चाहिए। इसी तरह घर में भी आपके चूल्हा होता है तो उसकी चिमनी ऊंची उठानी चाहिए ताकि घर में धुआं ना हो। समझ आ गया बेटे? तो ये आज हमने थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसका सारांश ये है, जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम खाना बनाते हैं तो धुआं है, तो इसी तरह हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो दूषित गैस हमारे शरीर में से कैसे बाहर निकलती है? सांस के माध्यम। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? फेफड़े में। तो ब्लड जो हार्ट है, गंदा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है फेफड़ों पे लाता है, फेफड़े उसको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। अब फेफड़े में ब्लड साफ हो गया, अब फेफड़े से जो ब्लड है दोबारा हार्ट में जाएगा। तो हम पढ़ेंगे कि हार्ट में कौन सी तरफ गंदा ब्लड है, कौन सी तरफ शुद्ध ब्लड, क्योंकि हमारे शरीर में तो एक ही तो हार्ट है, दो थोड़ी है। जैसे पानी की टंकी है, वो एक है और एक गटर है, तो दो चीजें होगी ना, गटर में गंदा पानी और टंकी में साफ पानी। और हमारे शरीर में दो हार्ट थोड़ी हैं। तो भगवान ने क्या प्रतिक्रिया है, एक ही हार्ट में दो तरफ बना दिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में और जानकारी लेंगे।
तो इसी तरह बेटे ये जो हमने पेपड़े में पढ़ा, तो घर जाके अब क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सुनाई दे रहा है ना सबको? हेलो? यस मैम, वॉइस क्लियर आ रही है आपकी? क्लियर आ रही है, ठीक है। सेकंड लिखो, व्हाट इज एस्थमा, व्हाट इज दमा। व्हाट आर द कॉजेज, कॉजेज मीन्स कारण ऑफ एस्थमा, ठीक हो गया। व्हाट प्रिकॉशंस वन शुड टेक, प्रिकॉशंस मीन्स रोकथाम, कौन कौन सी चीजें हमें सावधानियां, प्रिकॉशंस मीन्स सावधानियां, जैसे आजकल कहते हैं वन सोशल डिस्टेंस, वन डिस्टेंस, वो रखना, हाथ धोने, मास्क लगाना, ऐसे ही इसके क्या वो हमारे वो समझ आ गया। ये भी आपने लिखना है। व्हाट इज लंग फंक्शन टेस्ट, ठीक है। व्हाट इज लंग फंक्शन टेस्ट। व्हाट इज इनहेलर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, अगर आपको एक स्कूल में नर्स की जॉब मिलती है, अगर स्कूलों में भी तो नर्स चाहिए ना जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर आपको स्कूल में नर्स की जॉब मिलती है और आपको ये पता चलता है कि तीसरी क्लास के एक बच्चे को दमे की बीमारी है, तो आप क्या उसके लिए मैनेज करोगे? हाउ यू विल मैनेज दिस चाइल्ड। ये बेटे एक दिन मैंने क्लास में पढ़ाया था, नेक्स्ट डे बच्चे मानव स्थली स्कूल में इंटरव्यू देने गए थे स्टूडेंट, इतने लोगों से क्वेश्चन पूछा, किसी को नहीं आता, किसी नर्स ने तक नहीं बताया। जो हमारे यहाँ की नर्सेस से टपाटप एक एक करके गिनती गई, फट उनको जॉब मिल गई। तो टीचर ने तो आपकी शक्ल थोड़ी देखनी है कि क्या पहन के या लिपस्टिक लगा के आई हो कि नहीं, आपकी नॉलेज जज करनी है। तो आप एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताओगे तो इमीडिएटली वो कहेंगे इसको नॉलेज है। समझ आ गया बेटे? तो if you get an opportunity to get a job in a nursery school or a bigger school where you come to know that there is one student who is suffering from asthma, how you will manage this patient या this student। समझ आया? तो दिस इज योर बेटे क्वेश्चन नाउ, ये आपने करके लाना है। कोई बेटे आपकी डिफिकल्टी हो, किसी स्टूडेंट की कोई डिफिकल्टी, कोई ना समझ आई हो बात, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन कल आप लोग लिख के रखना, ठीक है। मैम जो दी है क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, ठीक है। एक अब आपके पास आज टाइम है, कल मैं आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगी। कौन सा? कार्डियो, कार्डियो मैंने हार्ट, वास्कुलर मीन्स नाड़ियां, हार्ट से जुड़ी हुई नाड़ियां। तो आप अभी भी आपके पास टाइम है, आपके पास फोन है, इंटरनेट से देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, किताबों में फोटो होगी हार्ट की 10वीं क्लास की, थोड़ा सा पढ़ के आना ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। बहुत इंटरेस्टिंग बेटे हार्ट का, मेरे के लिए तो 2 या 3 क्लासेस मुझे लेनी पड़ेंगी इसके लिए। हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हार्ट अटैक, है ना, पढ़ते हैं। किसी को गिर गया तो कैसे पता चले इसकी डेथ जो है हार्ट अटैक से हुई है, या घर वाले कहते हैं जी हमारी लड़की को तो मार दिया, अच्छी भली भेजी थी शादी करके, है ना। तो कैसे पता चलता है कि इसकी डेथ नेचुरल हुई है या हार्ट अटैक से हुई है, ये भी आप पढ़ो। ये पढ़ते हो हार्ट में होल है ना, पढ़ते हैं ना, पिक्चरों में भी आता है, ये उसके हाथ में छेद है, या उसके हार्ट में वॉल्व्स खराब हो गए, ये सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके देन।